मैं केंद्र सरकार और भारत के संसद के जितने भी सांसद हैं, सबों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आज संसद के पटल पर जो वक्फ कानून में बदलाव के लिए जो बिल लाई गई है, उस पर चर्चा हो रही है और आज लोकसभा के अंदर वोटिंग भी होना सुनिश्चित है। तो हम कामना करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि अमेंडमेंट बिल पर को बहुमत से इसको पारित किया जाएगा लोकसभा के अंदर, फिर इसको उच्च सदन में भेजा जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक, आपके व्यूअर तक ये बात बताना चाहते हैं कि ये जो अमेंडमेंट है वक्फ एक्ट 1995 के अंतर्गत, उस अमेंडमेंट को लाने की जरूरत क्यों पड़ी है। मैं आपको बताऊं कि एनडीए की सरकार केंद्र में 2014 में आई, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तो 2013 में वो जो वक्फ एक्ट 1995 है उसके अंतर्गत अमेंडमेंट लाया गया था। और आपको याद होगा कि वो अमेंडमेंट क्यों लाया गया था। उस अमेंडमेंट को लाने के पीछे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, जिस सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में यह दर्शाने की कोशिश की गई थी यूपीए सरकार के द्वारा कि साहब मुसलमानों की स्थिति इस देश में बहुत खराब है आर्थिक रूप से, इसलिए उनके आर्थिक स्थिति को, उनके शैक्षणिक स्थिति को, उनके सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए वक्फ एक्ट के अंतर्गत अमेंडमेंट की जरूरत है। लिहाजा कांग्रेस शासित जो केंद्र की सरकार थी 2013 में अमेंडमेंट ला करके उसको और विकराल रूप देने का कार्य किया, जिसके वजह से पिछले 10 वर्षों में जो उस 2013 के अमेंडमेंट का जो कुफल देखने को मिला और 1995 की जो वक्फ एक्ट है उसकी भयावहता पूरे देश में देखने को मिला, जिसका नतीजा हुआ कि दिन दूनी और चौगुनी जो है उनके लैंड बैंक में इजाफा होने लगा। और लैंड बैंक में इजाफा इतना हो गया कि आज जो अमेंडमेंट बिल पर चर्चा हो रही है, अब तक इनके पास 7 लाख एकड़ से ज्यादा लैंड इस पूरे देश के अंतर्गत वक्फ बोर्ड और वक्फ प्रॉपर्टी के नाम से है। तो जब इस तरह का जिन्न जब बाहर निकल करके आया कि 1995 के कानून बनने के पहले वक्फ के पास कितनी जमीन थी, 1995 के कानून बनने के बाद कितना इजाफा हुआ लैंड बैंक में, और फिर 2013 में जो कांग्रेस के समय में जो अमेंडमेंट होकर के जमीन जुड़े और उससे तब से लेकर के 2024 तक कितना इजाफा हुआ, इन तमाम चीजों को का अध्ययन करने के बाद इस बात को रेखांकित किया आज की माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कि इस एक्ट में बदलाव लाने की नितांत आवश्यकता है। नहीं तो पता चला कि आने वाले वर्षों में जितने भी महत्वपूर्ण पैलेसेज, प्लेसेज, टेम्पल्स, चर्चेज, गुरुद्वारा या जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं, उस पर भी वक्फ की आड़ में वक्फ बोर्ड दावा पेश कर देगा कि यह उनकी संपत्ति है। तो इन तमाम भयावह स्थितियों को देखते हुए इस एक्ट में बदलाव लाने की आवश्यकता महसूस की गई। मैं आपको बताऊं कि बदलाव के पहले जो इस एक्ट का मूल जो प्रोविजंस था क्या था। सबसे बड़ी बात क्या है कि 1995 के एक्ट के तहत जो वक्फ बोर्ड इतना पावरफुल बोर्ड था कि वक्फ के संबंधित सारा क्रियाकलाप, सारे पावर वक्फ बोर्ड में निहित थी। वक्फ बोर्ड को अगर कोई भी व्यक्ति यह कह दे कि साहब दिल्ली का लाल किला वक्फ प्रॉपर्टी है, तो वक्फ बोर्ड उसको अपनी संपत्ति मानकर उसको अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। इस तरह से आप देखेंगे कि अभी 2-3 दिनों पहले किसी मुस्लिम समुदाय से स्टेटमेंट आया कि मिलेनियम पार्क वक्फ की प्रॉपर्टी है, लिहाजा वक्फ उस पर दावा कर रहा है। बिहार के अंदर कई गांव पे मुसलमानों ने कहा कि साहब ये हिंदुओं का जो गांव है ये वक्फ प्रॉपर्टी है
और उस पर उन्होंने अपना दावा, जिस बात को पटना उच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया कि ये वक्फ के आड़ में हमारे पूरे गांव को ये वक्फ प्रॉपर्टी करके कब्जे में लेने के लिए इन्होंने नोटिस तक उस गांव के लोगों को थमा दिया। उसी तरह से दक्षिण भारत में भी जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है उनको वक्फ प्रॉपर्टी कही जा रही है। तो आप देखेंगे यहां तक कि पार्लियामेंट को भी वक्फ की प्रॉपर्टी पे बताया गया। तो वक्फ कानून एक ऐसा खतरनाक कानून था जिसके आड़ में वक्फ बोर्ड को कोई भी मुसलमान कह दे कि साहब वो प्रॉपर्टी है आप इसको ले ले, तो वो उसको ले लेता था। दूसरा जो उसकी व्यवस्था थी कि वक्फ बोर्ड का जो भी आदेश होता था उसके खिलाफ अपील जो अपीलेट ट्राइब्यूनल सुनती थी उसमें सभी मुस्लिम समुदाय के ही लोग थे। लेकिन मुस्लिम समुदाय में भी सिर्फ सुन्नी जो मुस्लिम थे उन्हीं की बहुतायत थी। वो वोरा से और आगा खानी जो कम्युनिटी है मुसलमानों का उसका उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। उनको उस वक्त में कोई क्लेम उनका नहीं था, उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं था, उनको उस वक्फ का कोई लाभ नहीं मिलता था। और दूसरी बात यह थी कि उस अपील का जो भी आदेश होता था उस आदेश को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। तो आप सोच सकते हैं कि आज भारत की जो न्याय प्रणाली है उसमें किसी भी ट्राइब्यूनल का जो आदेश है उसको उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन जो वक्फ एक्ट के तहत जो ट्राइब्यूनल थी, जो अपीलीय न्यायाधिकरण था, उसका आदेश फाइनल, उस आदेश को न तो उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती थी न सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती थी। तो वह एक ऐसा ड्रैकोनियन कानून था जिसमें बदलाव लाने की आवश्यकता थी, नितांत आवश्यकता थी। और केंद्र सरकार ने स्टडी करवाने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इसमें बदलाव की जरूरत है। तो आज जिन सेक्शंस में बदलाव का जो एक आया है बिल, अमेंडमेंट बिल माननीय मोदी जी की सरकार में, उसमें जितने भी ड्रैकोनियन प्रोविजंस थे कि किसी के संपत्ति पे आप उंगली डालो और वक्फ की संपत्ति हो जाए, उस प्रोविजन को बदलाव के माध्यम से खत्म किया जा रहा है। बदलाव के माध्यम से यह भी खत्म किया जा रहा है कि अगर अपीलीय न्यायाधिकरण कोई फैसला देता है तो उस फैसले को किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस प्रोविजन को खत्म करके यह व्यवस्था बनाई जा रही है कि अगर कोई भी पार्टी अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश से खुश नहीं है, सहमत नहीं है, तो वह कानून के हिसाब से उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकता है। उसके बाद जो और बदलाव लाया जा रहा है कि जो बोर्ड होगा वक्फ बोर्ड, उसमें सरकार के प्रतिनिधि होंगे, राज्य सरकार के प्रतिनिधि होंगे, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होंगे, वोहरा कम्युनिटी के प्रतिनिधि होंगे, आगा खानी जो कम्युनिटी है उनके प्रतिनिधि होंगे, शिया समुदाय के प्रतिनिधि होंगे। तो इन जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम समुदाय में जितने भी सब कम्युनिटीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को उसमें जगह दी जा रही है। सरकार के प्रतिनिधियों को जगह दी जा रही है। जो एमिनेंट जूरिस्ट होंगे मुस्लिम समुदाय से उनको भी जगह दी जा रही है। तो इसमें आपत्ति क्यों हो रही है? ऐसे लोगों को जिनको ये लगता है कि जो हमारा मनमानीपन था उस पर सरकार अंकुश लगा रही है। यह तो नैसर्गिक न्याय के दिशा में एक बहुत बड़ा कदम भारत के सरकार या संसद बढ़ाने जा रही है। नैसर्गिक न्याय क्या कहता है कि अगर आप किसी के प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं तो उसको यह अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी बातों को न्याय के मंचों पर न्यायालयीय फोरम पे रख सके। लेकिन 1995 की एक्ट में इस बात का सर्वाधिक अभाव है, वह ऐसा नहीं कर सकता है। लिहाजा इस बदलाव के माध्यम से न्यायालय का रुख करे, न्यायालय में जाकर के अपनी बात को रख सके, उनसे न्याय की गुहार लगा सके, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। अब बात है कि जो ऐसे सेक्शन थे जिस सेक्शन में कहा गया कि साहब ये जो बोर्ड है, अपीलीय न्यायाधिकरण है,
या वो जो भी व्यक्ति चाहे कि वो अपने प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डेडिकेट कर सकता है। तो क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि जो भी व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी को वक्फ में दे रहा है तो वो उस प्रॉपर्टी पर अपना स्वामित्व पहले दर्शाए कि उस प्रॉपर्टी का स्वामी है कि नहीं। अगर उस प्रॉपर्टी का स्वामी नहीं है तो वक्फ नहीं कर सकता है, दूसरे को प्रॉपर्टी का वक्फ नहीं कर सकता है। ये बहुत ही लॉजिक, बहुत ही न्याय संगत और वो नैसर्गिक व्यवस्था के तहत है। तो जो व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी का स्वामी नहीं है उस प्रॉपर्टी का वो वक्फ करने का अधिकारी भी नहीं हो सकता है। तो ये कहा गया है अभी संशोधन के माध्यम से कि आपको यह साबित करना होगा कि जिस प्रॉपर्टी का वक्फ करना चाहते हैं उसका स्वामित्व आपके पास है। और स्वामित्व है तो स्वामित्व का कागज आपके पास क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे बोर्ड को उसका वक्फ करने से पहले। तीसरी बात उसमें कही गई है कि साहब जो वक्फ आप कर रहे हैं तो वक्फ करने के पहले आपको वो प्रॉपर्टी आई कहां से, कैसे आई, आपको यह भी सोर्स प्रॉपर्टी का दिखाना पड़ेगा। तो पहले के जो कानून में ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के प्रॉपर्टी के मुतालिक वो जाकर के वक्फ बोर्ड को कहता कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, मैं इसको वक्फ कर रहा हूं, तो फिर वक्फ बोर्ड दूसरे व्यक्ति की बात को जिसकी प्रॉपर्टी वाकई जिसकी प्रॉपर्टी है और वक्फ की गई है किसी और व्यक्ति के द्वारा, तो जो रियल स्वामी है उसकी बात नहीं सुनी जाती थी। बहुत हुआ तो आप अपील वाले फोरम में जाते थे और जो अपीलीय न्यायाधिकरण में कौन लोग थे, अपीलीय न्यायाधिकरण में सारे सुन्नी कम्युनिटी के ही मुसलमान होते थे। तो जो व्यक्ति जबरन आपके प्रॉपर्टी का वक्फ करवा रहा हो वो आपको क्या न्याय देगा। इसीलिए अब जो न्यायाधिकरण बनेगा उसमें सरकार के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, एमिनेंट जूरिस्ट होंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेज होंगे और जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं मुस्लिम्स के उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो इसको बहुत ही ज्यादा पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है कि किसी भी व्यक्ति को यह एहसास नहीं हो कि उसको सुना नहीं गया, उसको सुनने का अधिकार नहीं दिया गया, उसको अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। और अगर जिस व्यक्ति का गलत तरीके से वक्फ होता है तो जो वक्फ बोर्ड होगा या जो उसकी जो अपीलीय न्यायाधिकरण होगी उस पर विचार करके उसके प्रॉपर्टी को वक्फ से बाहर कर सकता है। तो अभी जो काफी पारदर्शी किया गया है और एक जो पूरा जो चिल्लम चिल्ली पूरे मुस्लिम समाज में हो रहा है कि साहब उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, बिल्कुल नहीं। यह सुनिश्चित की जा रही है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी का हो वो उचित वक्फ हो, किसी भी दूसरे के प्रॉपर्टी का वक्फ नहीं हो। और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जो वक्फ करने वाला प्रॉपर्टी है वो कानून के दायरे में वक्फ करने के लिए क्वालिफाइड है कि नहीं। तो जो क्वालिफिकेशन संशोधन के माध्यम से दी जा रही है इससे लोगों में काफी बेचैनी है, लेकिन यह बहुत गलत है। मान लीजिए कि एक ऐसा मुस्लिम समाज का व्यक्ति जिसके पास 1 एकड़ से भी कम प्रॉपर्टी है और वो अपने प्रॉपर्टी का वक्फ करना चाहता है या उसको वक्फ करने पर मजबूर किया जा रहा है, यह भी तो संभावना है कि उसको मजबूर किया जा रहा है। वैसी स्थिति में जो आज का जो संशोधित वक्फ कानून है यह भी सुनिश्चित करेगा कि अगर वो अपना सारा प्रॉपर्टी वक्फ कर देगा तो उसका भरण पोषण कैसे होगा, उसका जीवन यापन कैसे होगा। इन तमाम बातों को ध्यान में रख करके ये जो संशोधन संसद के पटल पे रखा गया है और इस संशोधन के माध्यम से न केवल जो भू माफियाओं को जो निरंकुश जो एक अधिकार प्लेटफॉर्म मिला हुआ था कि वक्फ प्रॉपर्टी का गलत तरीके से खरीद फरोख्त करके वो फिर अपना कॉलोनी डेवलप करते थे, उससे वो धन कमाते थे, इन तमाम चीजों पे बंदिश लगाई गई है। वक्फ को जो एक रिलीजियस वक्फ है उसको रेगुलेट करने के लिए मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो वक्फ के अंदर जो रेवेन्यू आते हैं उस रेवेन्यू का
निकास, उस रेवेन्यू का व्यय, उस रेवेन्यू का इस्तेमाल कहां कहां हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है, किसी को पता नहीं है। इसीलिए इस संशोधन के माध्यम से सरकार ने ऑडिट कराने का, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑडिट कराने का प्रावधान किया है। अगर जरूरत पड़े तो वो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के माध्यम से भी ऑडिट इन तमाम वक्फ प्रॉपर्टीज की कराई जाएगी। उनके जो आमदनी है, उनके जो व्यय हैं, इन तमाम चीजों का लेखा जोखा रखा जाएगा। तो एक तरह से वक्फ के सारे अफेयर्स को कानून के माध्यम से रेगुलेट करके, और ताकि वो ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, सबको ऑनलाइन करने का प्रावधान रखा गया है, ताकि जो भी व्यक्ति जब देखना चाहे उसको ऑनलाइन जाकर के उसके सारे ब्यौरा को, उसके सारे बैलेंस शीट को देख सकता है। उसके पास कितना लैंड बैंक है, उस लैंड की क्या उपयोगिता है, कितनी लैंड बेची गई, उसका रेवेन्यू क्या आया, तो तमाम चीजें ट्रांसपेरेंट रहेगी। इसलिए ये जो संशोधन है, इस संशोधन के लिए केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक लंबे समय के बाद देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए इस संशोधन को ला करके ट्रांसपेरेंसी लाने का काम किया गया है। और जो गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों में जो एक खौफ था कि वक्फ के माध्यम से लैंड ग्रैबिंग का एक बहुत बड़ा रास्ता इस देश के अंदर अख्तियार किया गया है, तो उन्हें भी बहुत चैन मिलेगा, उन्हें भी सुकून मिलेगा कि कम से कम अब उन्हें खौफ नहीं होगा कि उनके जमीन को, उनके संपत्तियों को वक्फ के माध्यम से वो ग्रैब किया जाएगा। इससे वो निश्चिंत रहेंगे। तो ये जो कानून है कमल जी, ये वाकई बहुत पारदर्शी, बहुत सोची समझी और गहन अध्ययन के बाद इस संशोधन को लाया गया है। आप देखेंगे, क्योंकि ये वार्ता थोड़ी लंबी हो जाएगी, आज वक्फ, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैंने कहा था कि वक्फ प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट इस देश के अंदर आया, आप देखेंगे 1947 के पहले वक्फ कानून कितना लिमिटेड कानून था, लेकिन देश की आजादी के बाद 1954 से वोट की राजनीति करने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी केंद्र में थी, सत्तारूढ़ पार्टी थी, उसने किस तरह से अपनी वोट पॉलिटिक्स को बढ़ाने के लिए वक्फ के कानून का जो है हाथ बढ़ाने लग गया। और 1995 में जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तो उसने हद पार कर दी। पीछे की जितनी कानूनें थी वक्फ से संबंधित, सबको रद्द करते हुए एक इतना लंबा चौड़ा 1995 का वक्फ एक्ट पास किया कि आज उसका दुष्परिणाम पूरे देश के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। जिस किसी भी वक्फ कानून जिनके लिए बना है, जिस किसी को भी उस समुदाय से मन करता है वो किसी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी बता रहे हैं। तो कितना बड़ा एक आप कह सकते हैं कि ये लैंड उन्माद इस देश के अंदर फैलाने का वो तरीका था। तो आज की केंद्र सरकार, माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार, इस पूरे हंगामे पर पूर्ण विराम लगाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम इस संशोधन के माध्यम से बढ़ाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह कानून पास होगा और उसके लिए भारत के संसद के सारे सदस्यों को कोटि कोटि धन्यवाद।